हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, एक ही मोटो है, टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन बट विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इस डर को भगाने के लिए हम लोग करते हैं खूब सारा मेहनत। और इसी मेहनत की श्रृंखला में अभी हम लोग पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A इज करेक्ट। ठीक है, तो पार्ट 4A के तहत आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर है वो है पार्ट 4A। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में क्या करेक्ट है। तो दे वेर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वरण सिंह कमेटी एंड वर्मा कमेटी। तो ये तो बात सही है कि स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर उनको इंसर्ट किया गया था दोस्तों, पर वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पर उनको इंसर्ट नहीं किया गया था। देखिए, स्वरण सिंह कमेटी और वर्मा कमेटी दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए के रिगार्डिंग ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को अपने तिरंगे का, ठीक है, या फिर जो नेशनल सिंबल्स हैं इन सब का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी है। और इस फंडामेंटल ड्यूटी के रिगार्डिंग हमारे पास एक एक्ट भी है। तो वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक्ट एग्जिस्ट करते हैं, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए वर्मा कमेटी बिठाई गई थी। तो ऑब्वियसली वर्मा कमेटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, बट on the basis of Verma committee's recommendation, fundamental duties were not inserted into the constitution. So statement 1 is wrong. फिर देखिए, ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वरण सिंह कमेटी के जो रिकमेंडेशन में ये भी था कि इट शुड ऑल्सो बी added as a fundamental duty, but it was not added as a fundamental duty. Right now there are 10 plus 1 11 fundamental duties and duty to pay taxes is not one of them. So statement 2 is right. आइए 3 देख लेते हैं। दिस पार्ट इज एप्लीकेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स इक्वली। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन्स। फिर देखिए, दे आर इंस्पायर्ड बाई आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी गलत है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाई रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनीवेज, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। भाई दोस्तों, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सो यस, इट इज एक्चुअली ए फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों। दूसरा देखिए, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इट इज एक्चुअली ए DPSP अंडर आर्टिकल 48A। ठीक है, फिर देखिए, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। तो प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, दिस इज ऑल्सो अ DPSP अंडर आर्टिकल 42, अंडर आर्टिकल 42। फिर देखिए, सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है, देखिए आपको याद होगा कि टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड रिमूव इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 38 में लिखी गई दोस्तों। तो अगेन इट इज़ ऑल्सो अ DPSP। तो B, C, D तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको पता है कि ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड नहीं है, ये यूएसएसआर यानी रसिया बोल सकते हैं या यूएसएसआर बोल सकते हैं, तो यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव नॉट बीन अमेंडेड सिंस इट्स इंसेप्शन। ये गलत है। आपको पता है कि जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसने तीनों जगह अमेंडमेंट किया है। एक तो फंडामेंटल राइट्स में भी इसने एक आर्टिकल ऐड किया है 21A, फिर इसने डीपीएसपी का आर्टिकल 45 की वर्डिंग्स को चेंज किया है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में इसने सब क्लॉज के जोड़ा है, यानी पेरेंट्स और गार्जियन का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें पढ़ने के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में अमेंडमेंट हुआ है, कौन से अमेंडमेंट से हुआ है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। तो एनीवेज दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए, which of the following is are fundamental duties incorporated in the Constitution of India by 42nd Constitutional Amendment Act। तो 42nd अमेंडमेंट से आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर जोड़ा गया है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4A। ठीक है, चैप्टर 4A जोड़ा गया है। ठीक है, तो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। तो दोस्तों ये एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी का एक पार्ट है। ठीक है, फिर देखिए, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये दोस्तों ये है 48A, ये आर्टिकल 48A का पार्ट है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फॉरेस्ट वगैरह को बचाने से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी भी है, लेकिन उसमें लास्ट में एक वर्ड आता है कॉम्पैशन फॉर लिविंग बींग्स। आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद होनी चाहिए। ठीक है, याद ना भी हो पूरी तरीके से, बट आपको डिफ्रेंशिएट करने जितना आपको याद होना चाहिए कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये वर्डिंग जो है डीपीएसपी की है और ये कॉम्पैशन फॉर लिविंग बींग्स, ये वाली वर्डिंग जो है ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज की है। तो हैंस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। फिर देखिए, पेरेंट्स और गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years। So yes, this is actually a part of fundamental duty, but this was not added by 42nd amendment. This was added by 86th amendment. This was added by 86th Constitutional Amendment Act. This is actually a part of fundamental duty, but this was not added by the 42nd Amendment Act. Hence, this is also wrong. तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर A, 1 only is the right answer. आइए दोस्तों क्वेश्चन 5th देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया, यानी इंडियन सिटीजन्स के क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन दोनों में से। तो देखिए, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दोस्तों यू मस्ट नो दैट दिस इज आर्टिकल 49, दिस इज आर्टिकल 49 विच इज अ डीपीएसपी, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। फिर देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कॉम्पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। दोस्तों आपको मैंने बताया था ना, टू हैव कॉम्पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। सो यस, दिस इज एक्चुअली ए फंडामेंटल ड्यूटी, दिस इज एक्चुअली ए फंडामेंटल ड्यूटी। तो सेकेंड इज एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी बट फर्स्ट इज नॉट। फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, 2 ओनली। देखिए, आर्टिकल 51AG जो है वो कहता है कि स्टेट्स दैट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कॉम्पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी एनश्राइंड इन पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है? देखिए, आपको हमेशा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में
कुछ कुछ सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलेंगे आर्टिकल्स में, इसीलिए दोनों से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसको आपको 2-3 टाइम्स रीड करना चाहिए अलग अलग से, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द वर्डिंग्स ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। एनीवे देखिए, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों दिस इज द वर्डिंग ऑफ आर्टिकल 49, ठीक है, विच इज अ DPSP। फिर देखिए, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो ये दोस्तों ये है आर्टिकल 45, अगेन अ DPSP। फिर देखिए, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, यस दिस इज ए फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों। फिर देखिए, टू पे टैक्सेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, दिस वॉज सजेस्टेड बाई स्वर्ण सिंह कमिटी बट दिस वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों देख लीजिए आप, पहला इसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, DPSP है। दूसरा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल 6 ईयर्स, ये भी आपका आर्टिकल 45 है, ये भी DPSP है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, हेंस सी इज द राइट आंसर। डी जो है टू पे टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, तो ये दोस्तों ये इसको स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड जरूर किया था बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटी, हेंस ये भी गलत है। तो 6th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। देखिए, which of the following has been described as conscience of constitution by ग्रैनविल ऑस्टिन। तो दोस्तों ग्रैनविल ऑस्टिन ने, सिंपल सी बात है, ये बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के विचारक थे, ठीक है, और इन्होंने फंडामेंटल राइट और प्लस DPSP इन दोनों को के कॉम्बिनेशन को बोला है कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की चेतना, ठीक है। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा, और कुछ भी प्रीएम्बल के बारे में नहीं कहा, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में नहीं कहा है। अगर ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते नहीं होंगे ना, तो फिर आप दिमाग लगाएंगे कि कॉन्साइंस क्या क्या हो सकता है, तो आपका सोचना ऐसी है कि होने को प्रीएम्बल भी हो सकता है, होने को फंडामेंटल ड्यूटी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होना चाहिए, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। तो एनीवे 7th का 6 ऑप्शन नंबर C, 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। और फिर वो सारे लॉजिक और तुक्का मारिए, ठीक है, आपका वो सब कुछ भी काम नहीं करेगा दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड फ्रेमिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसका पार्ट नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके पहले स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन ली गई थी, उनके रिकमेंडेशन पर इसको जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, तो ये एक इसका लॉजिक है फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने का। फिर देखिए, देयर इंक्लूजन हेल्प्ड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। तो देखिए ये भी बात सही है, क्योंकि जैसे इसमें कहा जाता है कि अगर आपको प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, आपको वायलेंस को एब्ज्योर करना है, हिंसा से दूर रहना है, ठीक है। अदरवाइज पहले प्रोटेस्ट वगैरह में खूब सारा वायलेंस भी होता था, तो जब आप वायलेंस छोड़ करके अपनी बातों को सामने रखेंगे, अपने ग्रीवांसेस को सामने रखेंगे, दुख दर्द को बताएंगे सरकार को, तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत होगा। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो राइट। फिर देखिए, दे सर्व एज ए वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप वायलेंस करते हैं तो फिर आप पर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो इवन दो फंडामेंटल ड्यूटीज अपने आप में जस्टिसिएबल नहीं है, बट आपको पता है कि वर्मा कमिटी ने क्या बोला कि बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ड्यू टू सम लॉ जस्टिसिएबल हैं, जैसे कि UAPA है, जैसे रत्ती के राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो बच्चों के पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, और गार्जियंस को भी बोला गया है कि आप बच्चों को पढ़ाइए, तो ये सब क्या बन जाता है, थोड़ा सा जस्टिसिएबल बन जाता है। तो एनीवेज 3 इज ऑल्सो राइट। तो 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D 1, 2 and 3।
तो देख लीजिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन 9 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन पार्ट 4 है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा प्रोविजन को ऐड किया गया है। पहला है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, सो दिस इज करेक्ट। ये तो ऊपर ही डिस्कस हुआ कि दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। फिर देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सी यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। दोस्तों, दिस इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, दिस इज एक्चुअली अ डीपीएसपी एंड दिस इज आर्टिकल 48, और जिसके बारे में मैंने बोला था कि ये है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी, दिस इज अ लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, एंड स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तो 9th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। देख लीजिए इसको। आई क्वेश्चन 10th देख लेते हैं दोस्तों। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज में बात होती है, बिल्कुल होती है। टू हैव कॉम्पेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बात होती है, बिल्कुल होती है। आर्टिकल 48A में बात होती है, 7th शेड्यूल में बात होती है, बिल्कुल होती है। आपको पता है कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो पहले स्टेट का सब्जेक्ट था। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है ये स्टेट लिस्ट में था पहले, और फिर 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। यानी अब इस पर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकती है। टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे दोस्तों, तो ये भी है। पहले तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बताता तो 5 वो सब्जेक्ट्स जिसको कि स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में डाला गया था। यूनियन लिस्ट नहीं, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था बाय 5th अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें से पहला है क्या, एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों फॉरेस्ट, तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, ये हो गया तीसरा। फिर चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और पांचवा है वेट्स एंड मीजर्स। तो 42nd अमेंडमेंट से इन 5 प्रोविजंस को स्टेट लिस्ट से उठा करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। तो जिसमें से कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और फॉरेस्ट्स, ये दोनों भी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। तो हाँ, 7th शेड्यूल में कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात होती है। तो 10th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। देख लीजिए, सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रोमोटिंग कम्युनल हार्मोनी कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल, सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी फंडामेंटल ड्यूटी, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर फंडामेंटल ड्यूटी, प्रोमोटिंग कम्युनल हार्मनी फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों फंडामेंटल दोस्तों। अच्छा, यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, राइट्स लिखा हो, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटी तो यहाँ है ही नहीं, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी, ए नहीं होगा, डी हो जाएगा। यहाँ राइट्स लिखा हुआ है, मुझे ध्यान में नहीं दिया। ठीक है, तो ये तीनों दोस्तों बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हिस्सा, ना ही फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, ना डीपीएसपी का हिस्सा, ना सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का हिस्सा है। दीज आर पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को। ठीक है, एकदम ध्यान से एक बार सुन लीजिए इसको, इवन तो आप इसको पढ़े हुए होंगे बट इसकी वर्डिंग्स आपको ध्यान में आ जाएगी। तो पहला जो है 51A सब क्लॉज ए के अंदर देखिए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन
नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। फिर से सुन लीजिए, टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मानना है आपको, रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। दूसरा है यानी बी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फिर से सुन लीजिए, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तीसरा सुन लीजिए यानी सी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी नंबर को सुन लीजिए, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी जब भी आपको बुलाया जाए नेशनल सर्विस देने के लिए तो आपको जाना है, अगर आर्मी सर्विस के लिए बुलाया जाए तो आपको जाना है। फिर से सुन लीजिए, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फिर ई सुन लीजिए, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। ठीक है, यानी आपको भाईचारा बनाना है, रिलीजियस लाइंस पर, लिंग्विस्टिक लाइंस पर, सभी किसी भी लाइन पर लोगों को बंटने नहीं देना है, और महिलाओं के सम्मान की बात करनी है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, टू प्रोमोट हार्मोनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। ठीक है, फिर F नंबर है, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture। ध्यान में रखिएगा, डीपीएसपी में बात की गई है मॉन्यूमेंट्स की, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ों की। ठीक है, यहाँ एकदम सिंपल बोला, क्या क्या गया है, वर्डिंग्स अलग अलग है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। फिर देखिए जी नंबर, देखिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कॉम्पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। फिर से सुन लीजिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कॉम्पैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। फिर एच नंबर सुन लीजिए, to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। फिर से सुन लीजिए एच नंबर, to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। फिर आई नंबर सुन लीजिए, to safeguard public property and to abjure violence। फिर से सुन लीजिए, to safeguard public property and to abjure violence। फिर जे नंबर सुन लीजिए, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। and जो के नंबर है दोस्तों, जो आर्टिकल 51A के जो है, इसको जोड़ा गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये सारा जोड़ा गया है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, बट के नंबर जोड़ा गया है 86th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, इसको सुन लीजिए, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ठीक है, दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाई 86th अमेंडमेंट एक्ट। सो एनीवेज, ये हो गया दोस्तों। अगर इसको आपने अच्छे से सुन लिया है तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज एकदम क्लियर हो गए होंगे आपके दिमाग में कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों को मिले हुए हैं। आइए क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। अब आप आसानी से बता सकते हैं, जैसे टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। क्यों है, अभी ऊपर देखा इसीलिए है। टू एक्सरसाइज आवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शंस, यानी हम लोगों को अपना वोट देना चाहिए। ऐसा कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यस इट इज ए फंडामेंटल ड्यूटी। हेंस 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कास्टिंग वोट, वोट देना जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, याद रखिएगा। कास्टिंग वोट, ये क्या, ये फंडामेंटल राइट है,
क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या ये डीपीएसपी है, और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। देखिए, कास्टिंग वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, डीपीएसपी नहीं है, क्या है ये, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कास्टिंग वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिगार्डिंग द 86th अमेंडमेंट। ठीक है, तो 86th अमेंडमेंट के बारे में इतनी बात हो चुकी है कि आपको इस बारे में पता ही होना चाहिए। फिर देखिए, द 12th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है कि 86th अमेंडमेंट से आपका आर्टिकल नंबर के जुड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटी में। तो आप जोड़ लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये पहले से था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले से था। और जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी है एजुकेशन वाली 86th अमेंडमेंट से, ये 11वां है, ना कि 12वां। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द 86th अमेंडमेंट एक्ट पुट्स ड्यूटी ऑन पेरेंट्स और गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चाइल्ड और वार्ड इन द एज ऑफ 6 to 14। तो ये बिल्कुल सही है, 86th अमेंडमेंट यही कहता है। यानी ये जो आर्टिकल नंबर के है ना, ये इसी फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। तो 13th का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडिया ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, किस आइडिया के साथ जोड़ा गया था, तो गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को और इंपॉर्टेंस देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा जाएगा। फिर देखिए, प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। गिविंग मोर पावर टू एग्जीक्यूटिव्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। कर्विंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज, बिल्कुल यही है, क्योंकि लोग जो है वायलेंस वगैरह कर रहे थे आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो उसको वायलेंस को रोकने के लिए ही ये लाया गया था। ठीक है, और भी कारण थे, तो ये इसका रीजन, वैलिड रीजन है कि कर्विंग सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज की असंवैधानिक चीज़ों को रोकने के लिए इसको लाया गया था। देखिए, ये बात अलग है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जब लाया गया था तो उस टाइम भारत में लगी हुई थी इमरजेंसी। तो कौन सही था कौन गलत था, तो ये सब क्वेश्चन में आपको नहीं जानना है, बट जो थिंकर्स हैं, ठीक है, या बुक्स में यही लैंग्वेज में लिखी गई है कि ठीक है, कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको ऐड किया गया है। ठीक है, इवन दो उस टाइम जो है एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर देने की बात हो रही थी एंड ऑल दैट, तो वो सब अलग बात है। तो 14th का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्मा कमिटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि वर्मा कमेटी को इसलिए बिठाया गया था, ये चेक करने के लिए कि वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनके रिगार्डिंग ऑलरेडी लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। तो उन्होंने बताया कि एक है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। ठीक है, फिर एक है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो ये SC ST वगैरह के खिलाफ अगर आप कोई ये करते हैं, क्राइम करते हैं, तो उससे ये आपको पनिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, भाईचारे को प्रमोट करने वाली फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाँ, कुछ प्रोविजंस थे ऑलरेडी, उन्हीं को इंक्वायर किया था किसने, वर्मा कमेटी ने। फिर देखिए, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू पे टैक्सेस सो एज टू मेंटेन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। दोस्तों, टैक्स देना जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारा।
ठीक है, इवन दो स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था, ठीक है, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, तो इसको फंडामेंटल ड्यूटी की तरह से इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 15th का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, वन ऑनली। देखिए क्वेश्चन 16 है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर अलाउिंग द डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्याज फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्याज को भारत से निकाल दीजिए। While making its case before the court, the government of India had argued that the Rohingyas were illegal migrants who had crossed the border in, ठीक है, यानी रोहिंग्या जो है इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो, तो इसके रिगार्डिंग में अब स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है रोहिंग्याज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दे कैन एंजॉय द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत में कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स दोनों को मिले हैं। तो सिर्फ सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स मिले हैं? 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 इनसे जो भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं। यहाँ 21 इसमें नहीं है, यानी आर्टिकल 21 से जो फंडामेंटल राइट मिलता है, आर्टिकल 21 से जो फंडामेंटल राइट मिलता है, ठीक है, वो सिटीजन को भी मिला हुआ है और नॉन सिटीजन्स को भी मिला हुआ है, ये ध्यान में रहे। तो दे कैन एंजॉय द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, दिस इज करेक्ट, दे कैन एंजॉय राइट टू लाइफ, क्योंकि आर्टिकल 21 एक्सटेंड्स टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। फिर देखिए, दे आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड मोरल ड्यूटीज लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। दोस्तों जो नॉन सिटीजन्स हैं उनके ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज एप्लीकेबल नहीं है, हेंस इट इज इनकरेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉट ऑन नॉन सिटीजन्स, ठीक है। तो दूसरा हो गया इनकरेक्ट, और यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्तों, देख लीजिए। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? ओनली 2, यानी बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, आइए दोस्तों क्वेश्चन 17 देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। इट इज एसोसिएटेड विथ एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाकी हम लोग कोई भी देखेंगे भी नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो फंडामेंटल ड्यूटी सुझाया था दोस्तों, तो उसमें उन्होंने क्या क्या सुझाया था। उसमें एक तो पॉइंट उन्होंने ये सुझाया था कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस भी होना चाहिए उसमें, कि लोगों को टैक्स भी देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला था कि अगर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट या पेनल्टी लगना चाहिए उस पर, ठीक है। तो इन दो प्रोविजंस को जो है गवर्नमेंट ने नहीं माना था, ये बस बात आपको याद रखनी है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रिकमेंडेशंस दिया था उसमें से एक था ड्यूटी टू पे टैक्सेस, और एक प्रोविजन ये था कि इफ़ समवन डज नॉट फॉलो हिज और हर फंडामेंटल ड्यूटी देन पेनाल्टी और पनिशमेंट मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन हिम और हर। तो दिस वाज आल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेड। क्वेश्चन 18 देखते हैं। देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी इसमें से तो 3 करेक्ट होंगे और एक नॉट करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, द 25th अमेंडमेंट एक्ट केम टू बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973। सो दिस इज एक्चुअली राइट। ये 25th अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लाया था और केशवानंद भारती केस में इसको चैलेंज किया गया था दोस्तों। तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। दूसरा देखिए, आर्टिकल 31C
वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई 35, तो बिल्कुल सही बात है ये कि ये बात आर्टिकल 31C जो है इसी 25th अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि 39B और 39C ये दोनों DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स स्पेशली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट किया जा सकता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए आर्टिकल 40 डील्स विथ ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत्स एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स, तो ये भी सही है। फिर देखिए आर्टिकल 44 सेज दैट द स्टेट शैल इंडिवर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। देखिए पहली बात स्टेट की बात नहीं की गई है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है इंडिविजुअल्स की, फंडामेंटल ड्यूटी है लोगों की, लोगों का मौलिक कर्तव्य है, और वो भी ये कौन से आर्टिकल में है, 51A में है, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी है तो ये आर्टिकल 51A का पार्ट है। आर्टिकल 44 तो क्या कहता है, आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए और वायलेंस से दूर रहना चाहिए, ये बात एक फंडामेंटल ड्यूटी में कही गई है, ठीक है। और आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का हिंदी होता है दोस्तों बंधुत्व, इसको भाईचारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बंधुत्व की भावना को इनमें से कौन जो है वो प्रमोट करता है, तो क्या प्रियम्बल प्रमोट करता है? अगर आपको तो प्रियम्बल की वर्डिंग याद है, क्या है वर्डिंग प्रियम्बल की, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation, ठीक है। और इसके बाद बोला जाता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस देयर इज इन फैक्ट ए वर्ड फ्रेटर्निटी मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, हेंस प्रियम्बल प्रमोट्स फ्रेटर्निटी, ठीक है। फिर देखिए क्या फंडामेंटल राइट्स जो है वो फ्रेटर्निटी प्रमोट करता है, तो अगर आप देखिए दोस्तों फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, बंधुता, सभी से भाईचारे का ये, ठीक है। तो जो राइट टू इक्वालिटी है यानी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 ये भी कहीं ना कहीं बंधुता को प्रमोट करता ही है, तो हाँ ठीक है ये भी बंधुता को प्रमोट करता है। फिर क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भाईचारे को प्रमोट करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि जो आर्टिकल 51A है उसमें एक सब सेक्शन है वो कहता है कि टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। उसी आर्टिकल में महिलाओं का सम्मान करने की भी बात की गई है, लेकिन हाँ कॉमन ब्रदरहुड, तो ब्रदरहुड क्या हो गया, बंधुता ही हो गई, ठीक है। तो यस फंडामेंटल ड्यूटीज भी फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने की बात करता है दोस्तों। तो 11th का राइट आंसर क्या हो गया, 1 2 3 तीनों ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं, और यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ये ध्यान रहे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देख लेते हैं। दे प्रोमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग द सिटीजन्स, बिल्कुल सही बात है कि ये जो है हम लोगों में एक अनुशासन की भावना को प्रमोट करते हैं। फिर देखिए दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। तो बिल्कुल दोस्तों ये सब क्या है ना, DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज, इवन दो ये लोग नॉन जस्टिसेबल हैं, ये लोग तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि ये कोई इंसान है, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों मेरे बोलने का क्या अर्थ है। बोथ ऑफ देम यानी कि DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बोथ आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। यानी अगर इसका वायलेशन होता है
तो कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों इनके प्रोविजंस के आधार पर कोर्ट जो है किसी भी लॉ की वैलिडिटी को एग्जामाइन करता है। तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया? इनकरेक्ट तो इसमें से कोई भी नहीं हो गया क्योंकि दोनों करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन 21 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस हैज ए बियरिंग ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज पर इनमें से कौन से लीगल प्रोविजंस जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्पैक्ट करते हैं? जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, बिल्कुल ये तो वर्मा कमेटी ने भी इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, फिर देखिए आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, बिल्कुल क्योंकि एक फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी 51A के, जो गार्जियन और पेरेंट्स को बोलती है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजो। तो राइट टू एजुकेशन उसको भी इम्पैक्ट करती है, बिल्कुल करती है, 1 और 2 भी इम्पैक्ट हो गई। फिर तीसरा देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। देखिए दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहा गया है कि आप वोट वगैरह नहीं मांग सकते हैं जाति धर्म इत्यादि के आधार पर, यानी ये भी एक तरीके से क्या करी, भाईचारे को प्रमोट कर रही है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी भाईचारे को प्रमोट करने की बात की गई है। तो इवन दिस इज करेक्ट। तो 21 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 provides for the disqualification of MPs or MLAs for indulging in corrupt practices, that is soliciting votes on the ground of religion or promoting enmity between different section of people on grounds of caste, race, language and religion। यानी कास्ट, रेस, लैंग्वेज या रिलीजन के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और उस आधार पर लोगों को अगर डिवाइड किया जाएगा तो फिर वैसे MP या MLA को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम मेंबरशिप। ठीक है, और इसी की बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कि हम लोगों को कास्ट, रेस, रिलीजन इस सब के आधार पर लोगों को बांटना नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों को क्या करना है, कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है। ठीक है, भाईचारा प्रमोट करना है। तो यस दोस्तों इसी के साथ हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो MCQ वीडियो है ये फिनिश होता है। मिलेंगे हम लोग एक और नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से जनरली बोलना नहीं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन ये आपको क्यों शेयर करना चाहिए मैं बस 1 मिनट लेना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों UPSC एग्ज़ाम्स बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके इसको क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है? स्टिक टू द बेसिक्स। ठीक है, आप अपने जो बेसिक रिसोर्सेस हैं उसको पढ़िए, और अगर प्रीलिम्स निकालना है तो खूब सारे MCQ लगाइए, मेंस निकालना है तो खूब सारे आंसर्स लिखिए, उसको इवेलुएट करिए। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो ये सारा बेसिक्स है, ऐसा करके आपको निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम के चारों ओर डर बना करके बच्चों को कंफ्यूज रखा जाता है, डराया जाता है, और उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है दोस्तों। तो ऐसे में इतने रेलिवेंट रिसोर्सेज अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको खुद पता है कि ये आपको फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको फ़ायदा कर रहा है तो क्यों ना इसको शेयर किया जाए ताकि ये और भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।